प्यारे बच्चों, कल मैं एक क्वेश्चन तुम्हें देके गया था लास्ट में, और उसमें एक क्वेश्चन मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट में छोड़ा था तुम्हारे लिए करने के लिए। तो चलो उसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। सिस्टम क्या था हमारे पास कि ये एक ब्लॉक है 2 kg का, ठीक है। ये क्लैंप से एक पुली बंधी हुई थी और यहां एक ब्लॉक लटक रहा है, ये है 3 kg का। क्लियर? तो हमने यहां सबसे पहले तो एक्सीलरेशन निकाला इसका, तो वो शायद तुम्हें याद होगा, एक्सीलरेशन अपन निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट कि इसका जो खींचने वाला फोर्स है 3g, मोशन के सपोर्ट में जो लग रहा है 3g, मोशन के अपोज में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। ये सिस्टम इस तरह से मूव कर रहा है, देखो ये, तो मोशन के अपोज में कोई भी फोर्स नहीं है और डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 किलोग्राम। इज इट क्लियर? इसलिए जो एक्सीलरेशन है वो कितना आएगा, 3g माइनस 0/5, तो ये हो गया 3 इंटू 10/5, ये अगर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन। जी की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, तो 3 इंटू जी यानी 10 और डिवाइडेड बाई टोटल मास 5, तो कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद फिर टेंशन कैलकुलेट की अपन ने, तो टेंशन क्या आई थी, पहला क्वेश्चन तो ये था, दूसरा क्वेश्चन था टेंशन कैलकुलेट करनी। तो टेंशन के लिए हम इसका एफबीडी बना दें, या इसका बना दो तो और बेटर है, क्योंकि इस पे केबल जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, टेंशन फोर्स। तो T इक्वल टू इसका जो मास है 2 इंटू एक्सीलरेशन 6, तो आ गया 12 न्यूटन। 12 न्यूटन टेंशन आ गया। आ रही बात समझ में? और अब अगला क्वेश्चन क्या था कि ये जो क्लैंप है, क्लैंप मतलब कोई भी चीज जिससे ये पुली बांध रखी है अपन ने, पुली को फिक्स किया है, इस क्लैंप ने पुली पे कितना फोर्स लगाया, यानी क्लैंप ने पुली पे कितना फोर्स लगाया, ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बच्चों ध्यान से देखो, क्लैंप ने कितना फोर्स लगाया ये अपन देखें। तो इसके लिए हम पुली का एफबीडी बनाते हैं। पुली का एफबीडी इस बात का जवाब देगा। तो मैंने कहा कभी भी जब पुली का एफबीडी बनाओ, ये हमेशा याद रखना बच्चों, कभी भी अकेली पुली का एफबीडी नहीं बनाते हैं। पुली प्लस उस पे जो लिपटी हुई रस्सी है, पुली पे जो रस्सी कांटेक्ट में है, उस रस्सी का भी एफबीडी बनाना है। तो इसका यहां से लेके और यहां तक ये कांटेक्ट में, इस तरह से ये स्ट्रिंग इसके कांटेक्ट में, तो इसका ऐसे एफबीडी बनाएंगे अपन। समझ में आई बात? नाउ यू कैन सी, और हमें ये भी मालूम है कि पुली मासलेस है, और पुली अगर मासलेस है तो पुली पे जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। अगर पुली मासलेस है तो पुली पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब वो 0 कैसे होगा जरा देखो, और ये मैंने जो क्लैंप है वो अलग कर दिया। तो अगर इस रस्सी पे देखूं मैं यहां, तो टेंशन T है, यहां से इसको काटोगे तो इस तरह से टेंशन T इधर लग रही है इस पे, और इस पार्ट पे यहां पे टेंशन नीचे होगी, इस पर टेंशन T नीचे की तरफ। दो फोर्स तो मुझे दिख गए क्लियर, हॉरिजॉन्टल है इधर T और इधर है T, लेकिन इनका कुछ ना कुछ नेट फोर्स आएगा। तुम देख सकते हो ये दोनों फोर्स इस तरह से हैं, ये T और ये T 90 डिग्री पे, देखो ये, क्योंकि स्ट्रिंग 1/4 कांटेक्ट में है, तो ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे। यहां से यू विल सी 1/4 ऑफ द सर्कल, तो ये एंगल 90 है, देखो दिख रहा है, इस 90 है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनका कुछ न कुछ रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वेक्टर में पढ़ा हुआ सबने। अगर ये फोर्स A है और ये B है और दोनों 90 डिग्री पे है, तो इनका जो नेट फोर्स होगा, मैं लिख सकता हूं यहां पे, 90 डिग्री पे जो नेट फोर्स होता है F नेट इक्वल टू इनका रिजल्टेंट फोर्स, वो कितना होगा, √ऑफ T स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाए पर √A² + V² है ना,
तो ए स्क्वायर प्लस बी, वी भी तुम्हारा टी है, दोनों वेक्टर ये भी टी है और ये भी टी है ना, इनके मैग्नीट्यूड दोनों के टी है। तो टी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 की टर्म जीरो हो जाएगी, थीटा 90 है दोनों के बीच में, तो इनका नेट फोर्स निकल के आएगा √2t। यानी इस पुली पे इस स्ट्रिंग की वजह से ये जो फोर्स लग रहे हैं वो इधर की तरफ है, ध्यान से देखना, रिजल्टेंट दोनों के बीच में आएगा। तो इधर फोर्स मैं अब इनको हटा सकता हूं क्योंकि दोनों का मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया। ये फोर्स है, ये वाला जो दिख रहा है ये फोर्स, दिस इज √2t, √2t फोर्स है, जबकि पुली पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये मजबूरी है पुली की कि पुली पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जीरो कैसे होगा? तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, इधर जब √2t फोर्स लग रहा है तो क्लैंप ने भी इसके ठीक अपोजिट √2t फोर्स लगाया होगा, तभी जाके जीरो हो सकता है। यानी कुल मिला के जो भी फोर्स लग रहे हैं वो उनका सबका रिजल्टेंट या नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो स्ट्रिंग की वजह से तो √2t आ गया था, दोनों जो पार्ट हैं इसके इनकी वजह से √2t आ गया, जबकि नेट जीरो होना चाहिए। तो उसको जीरो कौन करेगा? पुली पे फोर्स स्ट्रिंग ने तो √2t इधर लगा दिया और टोटल होना चाहिए जीरो। तो ये क्लैंप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लैंप इसके कांटेक्ट में है तो इस पे यूं फोर्स लगाएगा ये जस्ट अपोजिट, और उतना ही, सो दैट इसका और इसका रिजल्टेंट जीरो हो जाए। इसलिए सीधा सा है कि भाई क्लैंप ने देखो पुली पे कितना फोर्स लगाया, तो उसका सीधा आंसर है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ टी, √2 टाइम्स ऑफ टी, और √2 टाइम ऑफ टी, और टी है मेरा कितना अभी निकाला था तुमने 12 न्यूटन, तो इंटू 12 न्यूटन। इसलिए पुली ने क्लैंप पे कह लो या क्लैंप ने पुली पे जो फोर्स लगाया दैट इज 12√2 इंटू 12√2 न्यूटन के बराबर होगा। यानी बेसिक बात क्या है यहाँ पे, कई बार ऐसे पूछते हैं कि बताओ क्लैंप ने पुली पे कितना फोर्स लगाया, तो पुली का एफबीडी बना लो और जितने भी फोर्स का रिजल्टेंट आ रहा है उतना ही क्लैंप अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा, सो दैट इस पर नेट फोर्स क्या हो बच्चों, जीरो हो जाए। क्लियर? नेट फोर्स जीरो हो जाए इतना फोर्स लगाता है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। एक एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का, यहां पे एक फिक्स ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ध्यान से देखना, ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री। ओके, एक ब्लॉक ये है 5 kg का, यहाँ एक पुली है और इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग जा रही है, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये हमारा 10 kg का ब्लॉक है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझो ध्यान से। और ये ट्रायंगुलर वेज ये फिक्स्ड है एकदम, ये एकदम फिक्स है। ट्रायंगुलर जो वेज या ट्रायंगुलर कुछ भी बोलो उसको, तो उसके ऊपर एक पुली है और यहां से एक 5 kg का ब्लॉक और एक 10 kg का ब्लॉक है। वही क्वेश्चन है पहला, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। नोट करते चलो बच्चों, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है। नंबर 2, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है अपने को, कितनी टेंशन होगी। और तीसरा वही एक बार फिर क्वेश्चन, फाइंड फोर्स exerted by pulley, force exerted by clamp on pulley। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन है।
आ रहा समझ में? ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तो लेट अस सी यहां पे किस तरह से इसको अपन फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ध्यान देना। ओके, तो सबसे पहले चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये जा रहा है इधर की तरफ, या पता भी लग जाएगा कौन किधर जाएगा। देखो ये तो सिस्टम, जैसे मान लें कि ये अगर इधर ए से जाएगा तो पूरा सिस्टम ये भी इधर ए से जाएगा। दिख रहा है तो सबको? अगर ये ए से जा रहा है तो इसको ए से जाना पड़ेगा, तभी तो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। और ये ब्लॉक अगर जरा सा एक्स, थोड़ा सा एक्स ऊपर डिस्प्लेस हुआ तो एक्स स्ट्रिंग इधर जाके मिल जाएगी, ये तभी तो हमेशा टाइट रहेगी स्ट्रिंग, है ना। तो वही केस है कि पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से इधर की ओर मूव कर रहा है, तो वही मैं इस बार भी लगा सकता हूं कि भाई मोशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स माइनस मोशन को अपोज करने वाला फोर्स, किधर? मोशन की डायरेक्शन में। मोशन की डायरेक्शन में सपोर्ट करने वाला फोर्स माइनस मोशन की डायरेक्शन को अपोज करने वाला फोर्स और डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। अब इसका अपन एफबीडी बनाएं। तुम्हें दिख रहा है कि भाई इसमें टेंशन तो अपने को लेनी नहीं होती है, इंटरनल फोर्स है। अब इस पे mg, ध्यान से देखो, mg लगेगा नीचे की तरफ यूं, तो मोशन की डायरेक्शन में जो सपोर्ट करेगा इसका ये कंपोनेंट, वो हमें मालूम है, तुम कई बार कर चुके हो, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो कंपोनेंट आता होता है mg sin थीटा, और यहां इस वाले के लिए थीटा कितना है? 53। तो बच्चों ध्यान से देखो, m यानी 10, देखना mg, g यानी 10 इंटू साइन 53, mg साइन थीटा किया मैंने। देखो जो मोशन को सपोर्ट कर रहा है, पूरा के पूरा mg सपोर्ट नहीं कर रहा, मोशन की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या है? mg साइन थीटा है। और साइन 53 की वैल्यू हमें पता रहती है, साइन 53 कितना होता है? 4/5। तो यू विल सी दिस इज 100, और इसको कैंसिल कर दें अपन 5 से 2। इज इट क्लियर? तो ये आ गया 80 न्यूटन। देखो दिस इज 80 न्यूटन। आगे सबके समझ में? और इसी तरह से इसका जो mg है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो मोशन को अपोज करेगा। देखो इसका कंपोनेंट इधर जाएगा, वो मोशन को अपोज करेगा। कितना? इसका भी वही mg साइन थीटा, तो 5 इंटू जी यानी 10, और साइन इसका थीटा 37 है, तो साइन 37 क्या होता है? 3/5। तो 3/5 और 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 30 न्यूटन अपोज कर रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों? तो अब यू कैन सी कि मोशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स 80 है और इधर 30 है, तो सीधी सी बात है, ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा जैसे तुमने एज्यूम किया है। इधर इसका एक्सीलरेशन ए होगा, तो एक्सीलरेशन सबसे पहले आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या, कैसे निकालेंगे? वही कॉन्सेप्ट है कि मोशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स माइनस मोशन को अपोज करने वाला फोर्स, किधर? मोशन की डायरेक्शन में, और डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी 80 माइनस 30 डिवाइडेड बाई टोटल मास हो जाएगा कितना? 15 किलोग्राम। ओके, तो A इक्वल टू आ गया 50/15, और 5 से कैंसिल हो रहा है ये, तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको g/3 भी कह सकते हैं, 10 को g लिख लो, अगर ऑप्शन जी के टर्म्स में तो 10 को जी लिख लीजिए, तो g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसके लिए हमें किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाना पड़ेगा, किसी का भी बना लो। सिस्टम में तो टेंशन आई नहीं, लेकिन टेंशन कैलकुलेट करनी है तो अकेले ब्लॉक पे जा। जैसे मैं इसका एफबीडी बना लेता हूँ 5 kg वाले का, देखना। तो 5 kg का अगर तुम एफबीडी बनाओगे तो इसको रस्सी को काट दो यहाँ से, तो टेंशन इस पर डेफिनेटली ऊपर लग रही होगी, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो इस पर टेंशन जो होगी वो टी मान लें अपन, वो इधर होगी। और मासलेस स्ट्रिंग है तो पूरी स्ट्रिंग में कहीं निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी स्ट्रिंग में सेम होगी। तो इस पर टी ऊपर है, और इधर जो फोर्स है वो कितना बच्चों? 30 न्यूटन है। इज इट क्लियर? टी इस साइड में है, 30 इधर है।
अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। तो इस पे F इक्वल टू एम ए लगाएं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या आएगा बोलो, T माइनस 30, इधर T इधर 30, तो T माइनस 30 इक्वल टू एम ए। तो एम कितना आएगा 5 और एक्सीलरेशन क्या बताओ 10/3। आया समझ में? T माइनस 30 इक्वल टू मास 5 और एक्सीलरेशन 10/3। तो यहां से टेंशन क्या आएगा बोलो, इसको उधर लाएं अपन, ये तो हो गया 50/3 प्लस 30, देखा 50/3 प्लस 30। तो बच्चों टेंशन आ गया इसके अंदर कितना, दिस इज 140 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। ये स्ट्रिंग में टेंशन हो गई, कितना टेंशन आ गया 140 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। और एक बार तीसरा क्वेश्चन फिर वही, तीसरा क्वेश्चन फिर वही कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। क्लैंप ने पुली पे कितना फोर्स लगाया। अब इसके लिए तुम्हें पुली का एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो पुली का एफबीडी बनाओ ध्यान से। तो देखो ये पुली है और पुली पे जो स्ट्रिंग कांटेक्ट में है वो ये है और ये क्लैंप है। जरा देखना ध्यान से, इस तरह का सिनेरियो इस डायग्राम में, ये पुली और इस पे जो स्ट्रिंग कांटेक्ट में है वो दिखानी पड़ेगी अपने को, क्योंकि कभी अकेली पुली का एफबीडी नहीं बनाते। ओके बच्चों, और टेंशन टी है और इधर भी टेंशन टी है। देखो तो पिछले क्वेश्चन में जैसे किया वही करना है। ये टी और टी का रिजल्टेंट क्या रहा पहले ये देख लो। इस वाले टी का और इस वाले टी का रिजल्टेंट क्या रहा है, उतना ही फोर्स क्लैंप लगा देगा अपोजिट, सो दैट नेट जीरो जाए। तो यू विल सी इस टी और टी और ये एंगल देखोगे ध्यान से, देखो ये है 37, ये 53, तो ये जो एंगल मिलेगा तुम्हें ये 90 है। ट्राइंगल में तीनों का सम 180 होता है ना, तो 37 और 53 तो 90 हो गया, उसको 90 रहना पड़ेगा। तो यानी दोनों जो फोर्स हैं ये ऐसे और ऐसे, ये कितने डिग्री पे बताओ, ये 90 डिग्री पे। तो वी कैन सी यहां से एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। दिस इज टी एंड दिस इज ऑल्सो टी। टी और टी दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो इसका जो नेट फोर्स बनेगा, अभी पिछली बार भी 90 पे निकला, लकीली यहां भी 90 पे, जरूरी नहीं हमेशा 90 पे हो, लेकिन हम वेक्टर फॉर्मूले से इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। वेक्टर फॉर्मूले से कैसे, वही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पढ़ा हुआ ना सबने, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो टी और टी 90 डिग्री पे, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, लास्ट की टर्म जीरो हो जाएगी, cos 90 आएगा ना, तो वही रूट 2t आ गया। और किधर आएगा ये, बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे, रूट 2t। तो इन दोनों स्ट्रिंग ने मिलके इस पुली पे इधर फोर्स लगाया, कितना, रूट 2t। जबकि पुली पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए बताओ, 0। वाई, बिकॉज पुली इज मासलेस, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मासलेस है तो हर इंस्टेंट पे उस पे नेट फोर्स 0 ही होना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसलिए यहां पे ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी क्लैंप जो लगाएगा F बाई क्लैंप, तो ये मजबूरी है कि F बाई क्लैंप जो होगा उसको रूट 2t होना पड़ेगा। फोर्स एक्सर्टेड बाई क्लैंप शुड बी रूट 2t। तो दिस इज रूट 2 टाइम्स ऑफ t, और t है हमारा कितना बताओ, 140 बाई रूट 3। तो क्लैंप ने जो फोर्स लगाया होगा दैट विल बी 140 बाई 3 इंटू रूट 2 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा। आगे समझ में? ऐसे अपन इसमें करते हैं। एक क्वेश्चन और करें बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था, आईआईटी 2000 में, आईआईटी 2000 में। ध्यान देना क्या क्वेश्चन था, जरा देखते हैं। ये फिक्स एकदम दीवार है, ये फ्लोर है, यहां से, सॉरी ये पुली है, ये
और ये क्लैंप दे रखा था, ठीक है। कैपिटल मास m है इसका। अब सुनो, यहां ये पुली फिक्स कर रखी है ऐसे। इस बार पुली का भी मास दे रखा था बच्चों, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। मास ऑफ पुली इक्वल टू स्मॉल m। पुली का मास स्मॉल m है और मास ऑफ ब्लॉक ये है कैपिटल M। एंड सिस्टम इज एट रेस्ट, यानी सब चीजें इक्विलिब्रियम में है। दिख भी रही है वैसे, भाई यहां रस्सी बंध गई तो ये रुका रहेगा, ये क्लियर है सबको, ये थोड़ी नीचे जाएगा, यहां फिक्स है ना ये। तो सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। तो फाइंड, क्वेश्चन क्या था सुनो, फाइंड, वही फोर्स, वही क्वेश्चन था, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली। क्लैंप ने पुली पे कितना फोर्स लगाया ये हमें बताना है। ये जेई 2000 में पूछा गया था। पुली का मास है तो क्या करें, तो कुछ नहीं, सिंपल जो हम अब तक करते आए वही है। पुली का एफबीडी बनाओ, पुली का एफबीडी अपने आप सारी बातें बताएगा। लेट अस सी। तो मान लें यहां स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो स्ट्रिंग में अगर टेंशन T है तो इसका एफबीडी तो ये हो जाएगा। और मुझे पता लग गया कैपिटल T की वैल्यू कैपिटल mg के बराबर होगी। देखो स्ट्रिंग में टेंशन T मान ली मैंने, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन। अब पुली का एफबीडी बना रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों, मेरे साथ साथ एफबीडी बनाओ, सब ट्राई करो एक बार पुली का एफबीडी बनाने की। मैंने क्या कहा, पुली के एफबीडी अकेली पुली का नहीं बनाते हैं, साथ में जो स्ट्रिंग चिपक रही है या उस पर लिपटी हुई स्ट्रिंग है दैट इज रैप्ड ओवर द पुली, वो साथ में लेते हैं। तो 90 डिग्री पे चिपकी हुई है, देखो यहां से इसका, यहां से और यहां तक की स्ट्रिंग कांटेक्ट में है, यहां से और ये स्ट्रिंग, ठीक है। एफबीडी बनाओ, कौन कौन से फोर्स हैं, नीचे की तरफ देखो लग रहा है ये टेंशन T दिख रहा है, तो ये टेंशन T की वैल्यू मुझे मालूम है। देखो T की वैल्यू कहां से मालूम पड़ी, ब्लॉक के इक्विलिब्रियम से, ब्लॉक रेस्ट पे। इधर भी टेंशन T, और इस बार पुली का भी mg लगेगा, ध्यान से, स्मॉल mg, पुली का मास भी, ये फोर्स है। और फिर ये क्लैंप पे अपना। तो पहले इन सबका रिजल्टेंट निकाल लो, इन सबका रिजल्टेंट निकाल लें, फिर जो आएगा उतना ही क्लैंप अपोजिट लगा देगा। इन सबका रिजल्टेंट तो देखो नीचे जो फोर्स लग रहे हैं, ध्यान से देखो वो कौन कौन से हो गए, कैपिटल T नीचे है, स्मॉल mg नीचे है, तो कैपिटल T प्लस स्मॉल mg, तो ये तो नीचे फोर्स हो गया, देखो पुली पे लग रहा है ना बच्चों। और इधर की साइड टूवर्ड्स लेफ्ट इधर है कैपिटल T और 90 डिग्री पे। आई बात समझ में। अब तक ये स्मॉल mg नहीं होता था, लेकिन IIT वालों ने दे दिया पुली का मास तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल T और स्मॉल mg तो नीचे हो गए और इधर है कैपिटल T, और कैपिटल T भी मुझे मालूम है, डोंट वरी। तो कैपिटल T की वैल्यू भी चलो पुट कर देते हैं। कैपिटल T का एक इक्वल है कैपिटल mg और यहां भी कैपिटल mg। यू सी दैट फोर्स आर लाइक दिस, द डाउनवर्ड फोर्स ये हो गया m प्लस स्मॉल m इंटू जी, दोनों को ऐड कर दिया बच्चों, दोनों को ऐड करोगे तो कॉमन ले लिया मैंने जी, तो m प्लस m इंटू जी, और इधर आ जाएगा कैपिटल M इंटू जी। इज दैट क्लियर। और इसके बाद अब इनका नेट फोर्स ऐसे आएगा कहीं इधर, और इतना ये जो नेट फोर्स आ रहा है उतना ही फिर इस क्लैंप को लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा सोचो, क्या पुली मासलेस है? नहीं, पुली मासलेस इस बार नहीं है, लेकिन पुली का एक्सीलरेशन जीरो। देखो जब हम इस पे नेट फोर्स लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू पुली का मास इंटू पुली का एक्सीलरेशन जो कि जीरो है। तो अगर एक्सीलरेशन जीरो है
तो भी नेट फोर्स 0 होना पड़ता है, ये तुमने भी पढ़ा होगा। अगर कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल का अगर एक्सीलरेशन 0 है तो उस पर फोर्स बैलेंस होते हैं, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो उसका नेट फोर्स निकालूं मैं वही मेथड से, रूट ऑफ इसका स्क्वायर करो पहले, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा कैपिटल एम स्क्वायर जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, और प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा 90 है देखो, तो cos 90 की लास्ट की टर्म 0 हो जाएगी। ये इनने मिलकर फोर्स लगाया। तो अब क्लैंप का क्या होगा कि क्लैंप उतना ही फोर्स इस पे इधर लगा देगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 रहना है। देखो इस बार नेट फोर्स 0 होने पीछे रीजन क्या था। अब मत कहना कि पुली मास लेस तो है नहीं, नेट फोर्स क्यों 0 कर रहे हो। आई एम एग्री कि पुली मास लेस नहीं है, बट इन दिस क्वेश्चन पुली रेस्ट है। रेस्ट मतलब इसका एक्सीलरेशन क्या है, 0 है, और अगर एक्सीलरेशन 0 है तो बेसिकली हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। इसलिए यही जो नेट फोर्स है ये ही क्लैंप लगाएगा, F बाई क्लैंप, और अपोजिट लगा देगा। ये नेट फोर्स इधर आया तो क्लैंप का इधर जाएगा। देखो इसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं। आंसर में जो था ऑप्शन IIT का ऑप्शन जो दिए थे, उस ऑप्शन में से G बाहर ले रखा था, है ना। इसमें से और इसमें से जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, और जी स्क्वायर कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो जी बाहर आएगा, जी इंटू अंडर रूट ऑफ, ऐसा ऑप्शन दिया था, जी इंटू अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर और प्लस कैपिटल एम स्क्वायर, ये इसका ऑप्शन होगा। तो 2-3 क्वेश्चंस के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कई बार क्लैंप ने पुली पे कितना फोर्स लगाया, ये पूछ लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर पुली मासलेस है या मासलेस नहीं है तो उसका एक्सीलरेशन 0 है, तो फिर हमें जो नेट फोर्स है वो 0 करना पड़ेगा। और नेट फोर्स 0 करने के पहले कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो देख लो। उन सबका जो जितना भी रिजल्टेंट आ रहा होगा उसको बराबर करने के लिए उतना ही फोर्स क्लैंप लगा देगा, और क्लैंप जब इतना ही फोर्स लगाएगा तो जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब सुनो, अभी मैं पुली मास सिस्टम को और आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, और अब अपन बात करेंगे कि अब तक हमारे क्वेश्चंस में तुमने गौर किया, अब तक जो भी क्वेश्चन किए अपन ने उन सब में पुली को हमने रेस्ट पे रखा था, और पुली का रेस्ट पे रखा था तो बड़ा सिस्टम सिंपल हो गया कि एक ब्लॉक ऐसे चल रहा है तो दूसरा भी ऐसे चल रहा है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करना बड़ा आसान होता है। जब पुली रेस्ट पे है तो पूरा सिस्टम जब एक तरफ मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन आसानी से निकल जाता है। कैसे निकलता है एक्सीलरेशन? वही कि मोशन की सपोर्ट में कितना फोर्स है माइनस मोशन के अपोज में कितना फोर्स है, और डिवाइडेड बाई टोटल मास। मोशन की सपोर्ट में एक्सटर्नल फोर्स माइनस मोशन की अपोज में एक्सटर्नल फोर्स और डिवाइडेड बाई टोटल मास, और एक्सप्रेशन आके फिर आसानी से सभी क्वेश्चंस के जवाब देना अपन शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर पुली मूव होगी तो जो कंस्ट्रेंट थी वो भी मैं यहां यूज करूंगा, तो अगले क्वेश्चंस में अब हम पुली को भी मूव कराएंगे, देखना। तो लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस व्हेन पुली मूव्स। तो देखिए बच्चों, पुली जब मूव करेगी तो किस तरह से क्वेश्चन हमें करने हैं, लेट अस सी। ध्यान देना है ना। तो ये एक फिक्स पुली है, एक पुली तो ये फिक्स है, और इससे एम मास का ब्लॉक लटका हुआ है। ओके, ये दूसरी पुली है, और यहां से एक ब्लॉक हमने यहां लटका रखा है। ये 4m मास का ब्लॉक मान लें। बनाओ डायग्राम बिल्कुल अच्छे से, है ना, साफ साफ डायग्राम बनाओ सभी, कि m मास का ये ब्लॉक है। ये स्ट्रिंग देखो कितनी स्ट्रिंग यूज है, फील करो। एक स्ट्रिंग तो यहां से जा रही है देखो, और यहां से होकर इधर जा रही है देखो, ये पूरी एक स्ट्रिंग है ना देखो,
क्यों बच्चों? ये जो तुम्हें दिख रहा है ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है कि नहीं बताओ, और एक स्ट्रिंग ये है, समझे? अब ये पुली रखा है क्वेश्चन में और नहीं रखा तो मानते हैं अपन, इट शुड बी गिवन एंड इफ इज नॉट मेंशन देन आल्सो वी अज्यूम दैट ऑल द पुली, क्या मानते हैं हम बच्चों? ऑल द पुली आर मासलेस एंड स्ट्रिंग मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। पुली तो मासलेस है और जो भी रस्सी यूज की हमने, जो भी रस्सियां हैं वो मासलेस हैं और इनएक्सटेंसिबल हैं, खिंच नहीं सकती हैं, यानी वही लेंथ कंस्ट्रेंट फॉलो करनी है। ये छोटी छोटी बातों का इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंस होता देखना। तो क्वेश्चन मेरा क्या है? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है। हर एक मतलब दो ही ब्लॉक है हमारे पास, m मास का और एक 4m मास का है बच्चों, इनका एक्सीलरेशन बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखना क्या स्ट्रेटेजी होगी, हम एक्सीलरेशन एज्यूम करना शुरू करें। इस बार थोड़ा ध्यान से, इस बार लॉलीपॉप नहीं है, ये अगर ए से जाएगा तो ये भी ए से जाएगा, ध्यान से देखना। मान लो ये अगर ऊपर ए एक्सीलरेशन से मैंने एज्यूम कर लिया, तुम चाहो तो नीचे भी कर सकते हो, किधर भी कर सकते हो, तो अपने आप प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, डोंट वरी। अगर तुमने उल्टा एज्यूम किया होगा तो तुम्हारा आंसर माइनस आ जाएगा, तो लास्ट में सोच लेना कि हमने जो एज्यूम किया वो थोड़ा उल्टा है। चलो इसको ए से एज्यूम कर लिया। अब ध्यान देना, ये पुली फिक्स है, ध्यान से देखो बच्चों, कंस्ट्रेंट लगा रहा हूं। अगर मैं कंस्ट्रेंट नहीं जानता, देखो अब कंस्ट्रेंट का यूज होगा। अगर मैं कंस्ट्रेंट नहीं जानता तो कहता कि ये ऊपर जा रहा है ए से, ये बी से नीचे जा रहा है, तो दो दो वेरिएबल हो जाते हैं, दो अननोन क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन अपन ऐसा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि अगर ये ए से ऊपर जा रहा है तो मुझे पता है ये पुली, ध्यान से देखना, फिक्स है, सबने पढ़ा है बच्चों अच्छे से। तो ये जो स्ट्रिंग है डेफिनेटली ये स्ट्रिंग, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग अगर ए से जा रही है यूं, तो ये पार्ट इसका ए से आ रहा होगा, क्योंकि ये पुली फिक्स है। ध्यान से देखो, कंसंट्रेट होकर सुनना बिल्कुल, ये पुली फिक्स है, तो ये अगर ए से ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्रिंग ए से नीचे आएगी। बोलो, ये अगर ए से नीचे आएगी और ये स्ट्रिंग तुमने फिक्स कर रखी है, ध्यान से देखना, सॉरी ये जो स्ट्रिंग है बच्चों ये फिक्स है। देखो इसको मैं जीरो मान सकता हूं, एक तरह से जीरो हो गया। अब ये ए से नीचे आ रहा है, ये जीरो से आ रहा है, देखो तो ये पुली कितने से चलेगी? देखो पुली या ब्लॉक एक ही बात है, क्योंकि पुली से ब्लॉक लटक रहा है। तो अब कंस्टेंट लगाओ, कैसे? ये पुली को मैं अलग बना लूं, इसका एक्सीलरेशन नीचे ए है, इसका एक्सीलरेशन नीचे जीरो है, और पुली मान लो जा रही है बी से, तो हम निकाल सकते हैं बी को। क्या बताया मैंने? बताओ कि दोनों एंड का जो रिजल्टेंट है, कंस्टेंट याद है, दोनों एंड का जो रिजल्टेंट होगा पुली की डायरेक्शन में, उसका हाफ पुली के इक्वल होता है। तो मैं जो लिख रहा हूं उसको देखो, a प्लस 0/2, इस एंड का a है, इसका 0 है, डिवाइडेड बाई 2, एंड इट शुड बी इक्वल टू b, ये b के बराबर होना चाहिए। तो इससे आ गया b इक्वल टू कितना बताओ? b इक्वल टू a/2। इसलिए दो वेरिएबल मानने से हम बच गए। अब मैं कहूंगा अगर ये a से ऊपर जा रहा है बच्चों, अगर इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन a है ऊपर, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ क्या आएगा बताओ? कितना निकल के आया? b इक्वल टू a/2 होगा, ये a/2 से नीचे जाएगा। तो बताओ वेरिएबल बच गया कि नहीं अपना? ये a से जाएगा तो इसको a/2 से जाना पड़ेगा। इस बार थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि अब पुली चलना शुरू हो चुकी है, अब तक पुली नहीं चल रही थी, देन इट वाज वेरी सिंपल। ओके, तो एक वेरिएबल तो हो गया ये, ठीक है। और अब वो कोई काम नहीं करेगा कि सपोर्ट वाला फोर्स और अपोज वाला फोर्स, वो कुछ काम नहीं करने वाला है, क्योंकि अब पुलियां मूव करना शुरू कर चुकी है। इज दैट क्लियर? अब क्या करें सुनो, चलो ये काम तो हो गया एक्सीलरेशन का। अब जब हम इस पे F इक्वल टू एम ए लगाएंगे, और F इक्वल टू एम ए लगाओगे ब्लॉक पे, तो टेंशन भी आएंगी, टेंशन फोर्स ना। तो सुनो ध्यान से देखना बच्चों, मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन T है। अब ये पूरी स्ट्रिंग मास लेस है, कहां से कहां तक देखो, पूरी स्ट्रिंग
यहां से लेकर के ये पूरी स्ट्रिंग यहां तक जा रही है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में यहां से लेकर के इधर फिर इधर सब जगह टेंशन टी होगी। यहां टेंशन जीरो मत कर देना कि ये फिक्स है, तो फिक्स है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सीलरेशन जीरो होगा, लेकिन रस्सी तो टाइट रहेगी। तो इसमें बहुत से बच्चे कर देते हैं कि जीरो, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, इसका वेलोसिटी जीरो होगी, इसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, लेकिन टेंशन तो इसमें होगी। तो यहां टेंशन अगर टी है, बच्चों ध्यान से देखो, तो इस पूरी स्ट्रिंग में यहां भी टेंशन टी होगी, यहां भी टेंशन टी होगी। तो नीचे वाली स्ट्रिंग में कितनी होगी ये भी देखो। तो ये अगर यहां पे टेंशन टी है यहां तक, तो इसका एफबीडी बना लो, देखो इस वाली पुली का, अभी पता लग जाएगा। इस पुली का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो जो रस्सी इस पे लिपटी हुई है वो बताना पड़ेगा, देखो ऐसे, और एक रस्सी यहाँ, ये इसका एफबीडी है। एक एक चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में फिर जल्दी जल्दी करूंगा, है ना। तो यहाँ टी और यहाँ कुछ भी टी डैश मान लेते हैं। तो देखो इस पर टेंशन किधर लगेगी, ऊपर की तरफ टी, यहाँ से काटो इसको, ये पार्ट नीचे आ रहा है तो इस पर ऊपर लगेगा, ऐसे उस पर टेंशन किधर होगा, ऊपर की तरफ टी होगी, और नीचे वाली रस्सी में मान लो टी डैश है, तो ये रस्सी अलग है ना, ऊपर वाली रस्सी तो एक ही, तो ये रस्सी अलग है, इसमें टी डैश मान ली। अब पुली एक्सिलरेट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, पुली का एक्सीलरेशन तुमने अभी निकाला, पुली एक्सिलरेट हो रही है बिल्कुल कितने से, a/2 से, लेकिन पुली मास लेस है। और एक बार फिर वही कि अगर कोई चीज मास लेस है, अगर कोई चीज अगर मास लेस है तो उस पर नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा, बताओ, जीरो। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये अगर टी और ये अगर टी है तो इसको 2t ऊपर हो गया, तो इसको भी 2t नीचे होना पड़ेगा, तभी जाके नेट फोर्स जीरो होगा। तो यहां पे टेंशन आ गई मेरे पास 2t होगी नीचे वाली स्ट्रिंग में, समझे कि नहीं बताओ ये। तो अब हमारे पास जितनी भी टेंशन माननी थी वो भी हो गई, और एक्सीलरेशन एज्यूम करने थे वो भी हो गए। तो बताओ कितने वेरिएबल मान चुके हो, अभी नहीं इतनी सारी चीजें मान ली, इतनी सारी चीजें, दो ही चीजें बस, एक तो उसका एक्सीलरेशन a है, और अगर ये आ गया तो a/2 भी आ जाएगा। भाई अगर a की वैल्यू आ गई तो उसमें डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो ऐसे नहीं कि दो वेरिएबल, एक तो a और एक a/2 है, a और a/2 तो एक ही वेरिएबल है, अगर a की वैल्यू आएगी तो उसके लिए डिवाइडेड बाई 2 कर दो बस। तो नाउ यू हैव ओनली 2 वेरिएबल्स, यू हैव ओनली 2 वेरिएबल्स, कौन कौन से, एक तो a और एक टेंशन t, और दो वेरिएबल है, तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी। और बच्चों दो इक्वेशन अगर रिक्वायर्ड हैं तो इसके लिए फिर हमें दो ब्लॉक दे रखे हैं, दोनों पे F=ma लगा रहा। आ रही बात समझ में। तो एक बार फिर वापस सुन लेना हमने क्या किया। सबसे पहले हमने एक्सीलरेशन अज्यूम किए कि मान लो ये ब्लॉक a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इस बार पुलियां चल रही थी, देखो ये तो फिक्स था लेकिन ये पुली यहां पे थी, देखो तो ये तो चल रही है पुली, पुली फिक्स नहीं है। और पुली जब चलेंगी तो वी कैन नॉट से कि अगर ये ए से ऊपर आएगा तो वो ए से नीचे आएगा, वी कैन नॉट से, फिर कंस्टेंट लगानी पड़ी। तो मैंने कंस्टेंट लगाई बच्चों, कंस्टेंट लगा करके ये मालूम किया कि अगर ये ए से जाएगा तो इसको कितने से चलना पड़ेगा, इसकी क्या मजबूरी है। तो आई टोल्ड यू कि अगर ये ए से ऊपर जाएगा तो ये जो है वो कितने से नीचे आएगा, बताओ, a/2 से नीचे आएगा। आया समझ में। और टेंशन जो है इसमें अगर t है तो यहां पर जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, 2t। टेंशन का तो एक ट्रिक भी बना सकते हैं अपन, टेंशन का ट्रिक ये बना सकते हैं कि टेंशन इनटू एक्सीलरेशन वो कांस्टेंट रहता है। जैसे यहां टेंशन t थी, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, टेंशन इनटू एक्सीलरेशन ये हर रस्सी में कांस्टेंट रहता है। अब यहां टेंशन अगर t है और एक्सीलरेशन कितना है a, अब तुमने देखा कि यहां एक्सीलरेशन आधा हो गया, तो यहां सोचने की जरूरत नहीं थी। अगर ये एक्सीलरेशन आधा है तो यहां टेंशन को डबल होना पड़ेगा, क्योंकि t इंटू ए को कांस्टेंट रहना है। अगर a हाफ हो गया a/2 तो इसको 2t होना पड़ेगा, तभी तो t इंटू ए रहेगा। यानी इस रस्सी का t इंटू ए इक्वल टू इस रस्सी का t इंटू ए, तो यहां टेंशन 2t होगी। ये ट्रिक है, बेसिक लॉजिक मैंने तुम्हें समझा दिया था कि पुली का एफबीडी बनाया तब पता लगा कि इसके टेंशन 2t होगी इसमें। ठीक है, तो चलो अब इक्वेशन लगाते हैं। सबसे पहले इस एम ब्लॉक को देखो ध्यान से, इसका एफबीडी बना रहा हूं, एम मास का ब्लॉक है ये, तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो उस पर नीचे जो फोर्स है वो कितना है, mg, ऊपर स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है t।
और ये मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में विद द एक्सीलरेशन a। देखो, और अब हम बनाते हैं 4m का, ये 4m वाला ब्लॉक है ये। तो इसमें कौन कौन से फोर्स है? नीचे इसका मास इंटू जी, यानी वो भी 4mg, मास 4m तो 4mg। यहाँ टेंशन, तो यहाँ टेंशन किधर होगी? देखो स्ट्रिंग पे, इस पे पुली पे इधर होगी तो इस पे ऊपर की तरफ होगी। इसको नीचे लाने के लिए नीचे लगी तो इस पे ऊपर लग जाएगी, तो इस पे टेंशन टी ऊपर की तरफ। और टी क्या बल्कि कितनी है बताओ? ये 2t है। ये गलती होती कई बार, इसकी टेंशन 2t है। और इसका जो एक्सीलरेशन है वो कंस्टेंट से निकाला मैंने, वो a/2 आएगा। अब मैं दोनों पे इक्वेशन बनाता हूं, फिर सॉल्व करूंगा। देखना, इस पे ऊपर जाने की इक्वेशन लगाओ। इसका एक्सेलरेशन ये अपवर्ड है, इस बात को कहो तो क्या लिखोगे? t माइनस mg इक्वल टू ma, इक्वेशन 1। देखो t माइनस mg इक्वल टू ma। उसके बाद इस पे अपन लगाते, मान लो इस वाले पे, तो क्या आएगा? नीचे जाने के लिए दिस इज 4mg माइनस 2t, 4mg माइनस 2t इक्वल टू, ध्यान से अब है ना, मास है 4m और एक्सीलरेशन a/2 है। ध्यान दे, यहां गलती होती है कई बार, जल्दीबाजी में गलती होती है। तुम 4mg माइनस 2t इक्वल टू ma कर दोगे, एक्सीलरेशन a नहीं है इसका, कितना है? a/2 है। देखो, यानी मेरे पास क्या आया? 4mg माइनस 2t इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2ma। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? अब इनको सॉल्व करके मेरे को एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस बार ऐड करने पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि t है और ये 2t है। तो एक काम करते हैं कि अगर ये 2t बन जाएगा तो ऐड होने पे t कैंसिल होगा कि नहीं बताओ? हमने वेरिएबल जैसे सॉल्व किए होंगे कि x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 2x प्लस y इक्वल टू 7, ऐसे। तो कैसे सॉल्व करते थे बताओ? कि ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, और अब सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो एक तो कैंसिल होगा ना, वही मैं कर रहा हूं। मुझे दिख रहा है कि यार ऊपर t है, ध्यान से, ये सब मैथमेटिक्स से बच्चों है ना, फिजिक्स तो कंप्लीट हो गई, यहां तक इक्वेशन लगा दी, फिजिक्स हो गई, अब मैथमेटिक्स लगानी है। मुझे दिख रहा है ऊपर t है और ये 2t है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो 2t से 2t कैंसिल होगा ना, तो इक्वेशन 1 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते, ध्यान देना, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? देखो 2t माइनस ये भी मल्टीप्लाई होगा 2mg, और इधर ये भी मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 2ma। समझे? 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास है ही सही इक्वेशन क्या, कि 4mg माइनस 2t इक्वल टू 2ma। बोलो, बात समझ में आई? 4mg माइनस 2t इक्वल टू 2ma। और अब दोनों को अपन ऐड कर दे बच्चों, तो दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो 2t से 2t कैंसिल, यही तो अपन चाह रहे थे। तो 4mg तो प्लस का, और ये माइनस, तो प्लस का 2mg इधर बचेगा। देखो ऐड करेंगे तो इधर बचेगा प्लस का 2mg, और उधर ऐड करोगे तो यू विल हैव 4ma। तो m से फिर m जाएगा, तो a इक्वल टू 2g डिवाइडेड बाई 4, यानी a इक्वल टू g/2। यानी व्हाट वी कैन से, ये जो मास है m ब्लॉक जो है, ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होगा कितने से? g/2 से। कई बच्चे यहां तक सॉल्व करने के बाद भी गलती कर जाते हैं, जिसको सिली मिस्टेक अपन कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में, चलो ये तो तुमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, अगर क्वेश्चन में 4m ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछा जाए, क्वेश्चन में 4m ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, तो होगा क्या कि एक्चुअली हमने इसका एक्सीलरेशन एज्यूम किया था कि दैट वाज a। तो बच्चों इसका जो एक्सीलरेशन है वो कितना बताओ? a/2। तो कई बार a निकाल के और जल्दीबाजी में टिक करके आ जाएंगे, वो एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का आया हमारे पास। सो वी कैन से दैट सो एक्सीलरेशन ऑफ 4m ब्लॉक
दैट विल बी इक्वल टू a/2। 4m ब्लॉक का एक्सलेशन a/2 होगा, इसलिए एक बार और a/2 के लिए 2 से और डिवाइड करो तो इसका आएगा g/4। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा कितने से, g/2 से, और ये ब्लॉक जो है वो नीचे आएगा g/4 से। फिर उसके बाद हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वी कैन डू। टेंशन निकालो, तो ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके टेंशन निकाल सकते हैं। इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालो तो इसमें तो टी होगी पूरी स्ट्रिंग में, यहां से यहां तक, ये पूरी एक स्ट्रिंग है देखो, और इस स्ट्रिंग में पूछा जाए तो यहां कितनी थी, ये 2t के बराबर है, क्योंकि पुली पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए। यानी एक बार हमारे पास एक वेरिएबल आ गया तो उसके बाद सारी जो अननोन क्वांटिटी है वो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आया समझ में? तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन था जिसमें अपन ने पुली को मूव करना स्टार्ट किया, एंड वी यूज द कंस्टेंट मोशन टू अवॉइड फ्रॉम ए लॉट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, खूब सारे वेरिएबल्स से बचने के लिए अपन कंस्टेंट मोशन इसमें यूज कर सकते हैं। तो केवल तुम देख सकते हो 2 वेरिएबल पे क्वेश्चन आके रह गया, इसका एक्सलेशन a है तो उसका a/2 होना पड़ेगा, और अगर यहाँ टेंशन t थी तो यहाँ पे टेंशन क्या होगी, 2t, क्योंकि इस पुली पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बस ये जो है आज के लिए इतना काफी है। कल मैं इस टाइप के और क्वेश्चन शुरू करूंगा जिसमें अपनी पुली मूव करेंगी, और फिर वहां पे और भी हम थोड़ा सा टफ लेवल पर जाएंगे किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गुड बाय बच्चों, इसको देखना है ना।